स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल स्टार स्टडी पे। मैं ऋषि रंजन कुमार। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे हुए थे वैदिक काल के सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का जो काल माना जाता है वैदिक सभ्यता का, वो 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़े हुए हैं। पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से 1000 बीसी तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है, उसका काल को हम लोग पढ़े हुए थे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। पिछले ही क्लास में हम लोग आप लोगों को बताया था आर्य शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ एवं कुलीन। अब सवाल ये आता है कि आर्य आए कहाँ से थे। उसके बारे में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत था, जो मैंने पिछले ही क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था। जैसे मैक्स मूलर नामक विद्वान का कहना था कि आर्क मध्य एशिया से आए हुए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक का कहना था आर्कटिक अल्पस पर्वत क्षेत्र के जो इलाके थे वहाँ से चल के आए हुए थे। इसी में हम लोग पढ़े हुए थे कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग दो स्रोतों से के पता चलता है हम लोगों को। एक स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही हम लोग देखे थे बोजाकोई नामक एक अभिलेख था जो 1400 बीसी में खोजा गया। उसमें इंद्र और वरुण के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। साहित्यिक स्रोत के बारे में उसी से हम लोग वेदों के बारे में पढ़े हुए थे। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में हुए गीत गायन का हमने बताया हुआ था। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, ये सब के बारे में हम लोग बताए हुए थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था। इस सब चीज़ के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं चारों वेद के बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं चारों वेद के बारे में। यानी वेदों को गाए जाने वालों को ऋग्वेद क्या कहते थे, उसके उपवेद क्या थे, उसके उपनिषद क्या थे, उसके आरण्यक क्या थे। इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में दोस्तों। ये VVI है। इसे 1 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। एक में ऋग्वेद को जो गाते थे उसको हम लोग होत्री बोलते थे। होत्री। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और ऋग्वेद का एक उपनिषद है, 2 उपनिषद है जो याद करने वाली है, ऐतरेय और ओशितकी, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसका आरण्यक को हम लोग ऋग्वेद ही बोलते हैं। आते हैं हम लोग सामवेद की तरफ। सामवेद को जो गाते थे उसको हम लोग उद्गाता कहते थे। उद्गाता। और सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। और उसके उपनिषद केन एवं छांतोंग है। केन एवं छांतोंग है। इसका आरण्यक जयमनी है। आगे बढ़ते हम लोग तीसरे नंबर की ओर। यजुर्वेद के गाने वालों को हम लोग अघर्यु बोलते थे। अघर्यु। यजुर्वेद के उपवेद देखे दोस्तों हम लोग, तो उसको उपवेद को धनुर्वेद बोलते थे। धनुर्वेद। उसके उपनिषद थे तैत्तिरीय और एक था मैत्रेयी। अब एग्जाम में पूछ दे कि यजुर्वेद के आरण्यक का क्या नाम था, तो तैत्तिरीय याद कीजिएगा आप लोग। तैत्तिरीय सत्यापन। वहीं अथर्ववेद को हम लोग गाने वाले को ब्रह्मा बोलते थे और उसके उपवेद को शिल्प वेद भी कहते हैं। उसके अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में मांडुक्य, मुंडक और प्रश्न तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अथर्ववेद के आरण्यक कोई नहीं है, आरण्यक था ही नहीं। यानी कि हम लोग आज के क्लास में क्या देखे हैं, ऋग्वेद को गाने वालों को क्या बोलते हैं, उसके उपनिषद क्या है, उसके उपवेद क्या है, उसके आरण्यक क्या है, जो बारी बारी से एग्जाम में ये डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग इसको याद कीजिएगा। ऋग्वेद को जो गाते थे उसको हम लोग होत्री बोलते थे। ऋग्वेद के उपवेद को हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। वही उपनिषद है ऐतरेय और कोशितकी। और ऋग्वेद के आरण्यक ऋग्वेद ही है। और सामवेद के गाने वाले को हम लोग उद्गाता के नाम से जाने जाते हैं। उद्गाता बोलते हैं। और उसका उपवेद है गंधर्व वेद।
और उसके उपनिषद के बारे में हम लोग देखें तो केन एवं छांदोग्य के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये सभी टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्लास की तरफ। हम लोग आगे देखते हैं। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए 4 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 राजनीतिक जीवन, 2 आर्थिक जीवन, 3 सामाजिक जीवन, 4 धार्मिक जीवन। यही वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग देखेंगे आज। राजनीतिक जीवन के बारे में, उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय शासन कैसे चलाया जाता था, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक काल का, उस समय कबीलाई जीवन था। उस समय लोग अपना घर झुग्गी झोपड़ी बना बना के रहते थे, उसी को हम लोग कबीलाई जीवन बोलते हैं, जिसे हम लोग जन कहते थे। जन कहते थे। इस जन को चलाने के लिए कबीलाई जो जीवन था उसको देख रेख करने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती थी, जिसे हम लोग राजन भी बोलते थे। और राजा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के राजा की तरह राजा नहीं हुआ करता था। इस समय नाम मात्र का राजा था, जिसको सहायता के लिए 4 प्रकार की समिति थी। ये चारों प्रकार की समिति एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए प्रथम देखते हैं हम लोग समिति का चुनाव उस समय किस तरह होता था। इसमें जो कबीलाई जीवन के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग या महिला वर्ग के लोग होते थे, वो सभी इसमें शामिल होकर इस समिति का गठन करते थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा समिति है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे, तो ये समिति थी। समिति में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। दूसरा था सभा। श्रेष्ठ, सभा का मतलब था श्रेष्ठ कुलीनों की संख्या, यानी कि उच्च वर्ग के जाति के लोग जो थे इसमें शामिल होते थे। सभा में उच्च वर्ग के लोग शामिल होते थे। तीसरा है विदत। कबीलाई जीवन में जब एक कबीला दूसरे कबीला से मार करते थे, उस समय लूटपाट धनों का बंटवारा इसी समिति के द्वारा, विदत समिति के द्वारा किया जाता था। चौथा हम लोग देखते हैं गण। ये कुलीनों की सभा थी। कुलीनों यानी श्रेष्ठ जो जाति के थे उस समय, ये इसमें गण में शामिल होते थे। तो इसमें इसके अलावे राजा के सहायता के लिए भी अधिकारी भी होते थे। एक में हम लोग देखेंगे अधिकारी, जिसे उस समय हम लोग रत्नानीन कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, BBI है, जिसे हम लोग रत्नानीन कहते हैं। दूसरा होता था पुरोहित। उस समय सेना को चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए एक समिति की जरूरी पड़ती थी, उसे हम लोग पुरोहित के नाम से, उस समय पुरोहित के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, सेना के देखभाल करने के लिए। उस समय सेना अस्थायी नहीं थी, अस्थायी थी सेना। उस समय अधिकांश सेना पैदल या घोड़सवारी सेना हुआ करते थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग बलि। उस समय स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था, उस समय उसे हम बलि के नाम से जाने जाते थे। न्याय के बारे में पूर्व वैदिक काल में कोई उल्लेख नहीं मिला है। इस समिति के द्वारा ही, ये चारों समिति के द्वारा ही उस समय न्याय किया जाता था, और इसी के द्वारा ही न्याय किया जाता था। चलिए हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में क्या देखे हैं। 1500 से 1000 BC तक उसके राजनीतिक जीवन के बारे में देखें कि वहाँ के लोग कबीलाई जीवन जीते थे, इसको हम लोग जन कहते थे। और जन को देखभाल करने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती थी, जिसे हम लोग राजन कहते थे। और उसी राजा को सहायता देने के लिए 4 प्रकार की समिति का गठन किया गया था। उसमें एक था समिति एक ऐसी सभा थी जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। वहीं
सभा, सभा में श्रेष्ठ कुलीनों की संख्या, यानी उस समय उच्च वर्ग के जितने जाति के लोग थे उसकी ये सभा थी, श्रेष्ठ सभा थी। तीसरा देखते हैं हम लोग बिदत, यानी कि कबीलाई जीवन। जो हम लोग आज मार दंगा करते हैं तो उसका देखते कि हम लोग थाने में जाते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सरपंच के यहाँ बैठ के, पंचायत बैठ के हम लोग उसको सलट लिया करते थे। उस समय बिदत एक संस्था थी जिसके द्वारा दो कबीलाई जीवनों में जब मार पीट कर लूटा जाता था, लूटे गए धन या लूटा जाता था, उसी को बंटवारा ये बिदत समिति के द्वारा किया जाता था। गण का मतलब होता था कुलीनों की सभा, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जो थे उनकी एक अलग एक सभा होती थी। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी होती थी। एग्जाम में पूछा जाता है दो ऐसे कौन समिति है जिसमें महिलाओं की सभा होती थी, तो ये समिति और दूसरा गण। इसके अलावे राजा को सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिसे हम लोग रत्नानीन के नाम से जाने जाते हैं, रत्नानीन के नाम से जाने जाते हैं। और आगे पुरोहित, जो सेना विभाग का सभी चीज़ों को देखभाल करता था, उसे हम लोग पुरोहित के नाम से जानते हैं। और उस समय सेना अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी। उस समय सेना पैदल या घोड़सवारी सेना के द्वारा ही, उल्लेख मिलता है हम लोग वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के समय में बलि, उस समय जो कर दिया जाता था उसे स्वेच्छा से दिया जाता था। उस कर का नाम हम लोग उस समय बोलते, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, स्वेच्छा से कर दिए जाने वाला कर पूर्व वैदिक काल में उसे क्या कहते हैं, तो बलि के नाम से जानते हैं हम लोग। उस समय न्याय का उल्लेख नहीं है क्योंकि राजा का पवन नाम मात्र के था, इसलिए इसकी न्याय ये चारों समिति के द्वारा ही किए जाते थे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में हम लोग को 4 पढ़ना था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। एक तो हमने पहले पढ़ा चुका हूँ राजनीतिक जीवन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन की ओर। तो सामाजिक जीवन में हम लोग को देखना है समतावादी समाज। समतावादी समाज कहने का अर्थ था कि उस समय लोगों का इतना विकास नहीं हुआ था जिससे लोग एक दूसरे से भेदभाव रखें। उचित समतावादी उस समय समाज हुआ करता था। उस समय वर्ण जो व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है उसी में हम लोग को कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है, मैं कवि हूँ। अगर मेरी माँ आटा चक्की का दुकान खोली हुई है, मेरा अगर बेटा डॉक्टर है, तो वो सब कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का बंटवारा किया गया है 9वें मंडल में। यानी मेरा कहने का मतलब है, मैं कवि हूँ तो मैं जात का कवि हूँ। मेरी पत्नी अगर आटा चक्की चलाने वाली है तो वो आटा चक्की से है। मेरा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर जाति का है। यानी कर्म के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे दास प्रथा का प्रचलन। उस समय वैदिक काल के समय में दास प्रथा का प्रचलन नाम मात्र के बराबर था, लेकिन उस समय यूरोप में दास प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही चरम सीमा पर था। दास प्रथा का मतलब होता है किसी को अपना दास बना लेना और जीवन भर उससे अपना काम करवाना। ठेठ भाषा में हम लोग बोल सकते हैं काम करवाना। उसको बंधुआ मजदूर भी हम लोग बोल सकते हैं। इस टाइप को दास प्रथा था। लेकिन पूर्व वैदिक काल के समय में दास प्रथा का प्रचलन नाम मात्र के बराबर था। आगे हम लोग देखते हैं परिवार की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कुल कहते थे। ये बहुत ही मस्ट है, पूछता है एग्जाम में कि परिवार की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। उस समय हम लोग कुल कहते थे। और जो ये पूर्व वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय पैतृक सभ्यता होती थी, यानी पिता के नाम से लोग जाने जाते थे। वहीं जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता उसमें माता के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में यही फर्क है जो एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। वैदिक सभ्यता इससे संबंधित है, पैतृक मातृक। 1-2 ऑप्शन और दे देंगे, इनमें से कोई और नहीं, चौथा ऑप्शन दे देंगे। तो ये वैदिक सभ्यता जो थी उस समय पैतृक के यानी पिता के नाम से लोग जाने जाते थे, और हड़प्पा सभ्यता में माता के नाम से लोग जाने जाते थे। इसमें स्त्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा बता दें। स्त्री के 16 संस्कार होते हैं जिसमें उपनयन संस्कार प्रमुख
प्रमुख माना जाता है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्त्री का कौन संस्कार प्रमुख है, तो ये उपनयन संस्कार है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी यही है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी महिलाओं को उस समय हक दिया जाता था, और कोई भी सभा समिति का चुनाव होता था, यानी बैठक होता था, गठन होता था, उसमें भी महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाता था। यानी कि सभा और विदत दो ऐसे समिति थी जिसमें महिलाओं पूर्ण रूप से भाग लेते थे। और आगे हम लोग देखते हैं इस काल की विदुषी महिलाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, भी यही है। विदुषी महिलाएं के बारे में हम लोग दो याद रखेंगे, गार्गी और मैत्रेयी। इस काल की दो विदेशी महिलाएं हैं, गार्गी और मैत्रेयी। दूसरा हम लोग देखेंगे कि उस समय दहेज की प्रथा नहीं थी। आजकल देखते हैं कि हम लोग दहेज की प्रथा है जिससे लोगों में भेदभाव है, लेकिन उस समय दहेज की प्रथा नहीं थी, इसलिए लोगों में उचित समतावादी समाज की स्थापना थी उस समय, और लोग उसमें विकास करते थे। उस समय लोग अपने मनोरंजन का साधन पासा खेलते थे। पासा खेल के अपना मनोरंजन करते थे। यानी कि हम लोग क्या देखें, दो प्रकार के जीवन हम लोग देखे हैं। एक देखे कि राजनीतिक जीवन और दूसरा सामाजिक जीवन। हम लोग को पढ़ना क्या है, चार प्रकार के, पूर्व वैदिक काल में चार प्रकार के सामाजिक जीवन, किसी भी जीवन को समझने के लिए चार प्रकार के सामाजिक जीवन की आवश्यकता पड़ती है। एक में राजनीतिक जीवन जो हमने पढ़ा रखा है, और दो में सामाजिक जीवन, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, और तीन में हम लोग कल पढ़ेंगे आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल का यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। एग्जाम में भी पूछा जाता है ऋग वैदिक काल को ही, पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं।